हेलो बच्चों। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा टॉपिक। मैं टॉपिक का नाम बाद में बताऊंगा, पहले हम समझते हैं क्या होता है। देखो होता क्या है, हमने फेराडेज लॉ पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हमने पढ़ा है। तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर मैं एक लूप को रख दूं, जैसे कि यहां पे मैंने इस लूप को रखा है इस तरह से, और लूप को रख करके मैं इसको किसी भी तरीके से, हाथ से, पैर से, किसी इंजन से, मोटर से अगर मैं इसको घुमा दूं तो इस लूप में से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। ठीक है जी सर, फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स, पहले फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स होता है बी डॉट ए। बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, ए होता है इसका जो भी एरिया है वो, तो बी ए कॉस। ठीक। अब मान लीजिए कि इसको घुमाने की, इसको जो मैंने गोल गोल घुमाया उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। तो ओमेगा तो मैं लिख सकता हूं बी ए कॉस ओमेगा टी। किसी टाइम टी पर जो फ्लक्स पास हो रहा है वो होगा बी ए कॉस ओमेगा टी, किसी पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है साहब, आगे बताइए। अब आगे चलो। अब समझो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं फ्लक्स इतना है, क्योंकि मैं इसको घुमा रहा हूं तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होगी। घूम रहा है ना, टी चेंज होगा, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, टी चेंज होगा तो कॉस ओमेगा टी जो होगा वो भी चेंज होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा बाय फेराडेज लॉ, और वो होगा माइनस डी फाई बाय डी टी। अगर एन लूप होंगे तो हम एन भी अप्लाई यहां पे कर सकते हैं। एन लूप्स के लिए एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगा यहां पे। तो ई कितना होगा, ई होगा माइनस एन डिफाई बाई डी टी, यानी कि डी बी ए कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी, ये होगा। जी हां, तो ई होगा कितना, ई होगा माइनस एन बी ए डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। अगर मैं कॉस जो है उसका डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे मिलेगा माइनस का साइन, तो ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो ई आएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये मेरे पास डिफरेंशिएशन करने के बाद फाइनल आ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि इस लूप में अगर ये ओमेगा से घूमेगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। मान लेते हैं उसकी डायरेक्शन इस तरह से है कुछ, ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं। तो करंट भी होगा, करंट कितना होगा, करंट हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन आर। इसको याद रखने का तरीका क्या है, पहले याद रखने का तरीका सुनो, बड़ा ही दिलचस्प तरीका है। इसको याद रखने का तरीका है निब्बा साइन थीटा, या बिना साइन थीटा, सॉरी नवाब, एन डब्ल्यू ए बी, नवाब साइन थीटा ई, और आई कितना होता है, नवाब अपॉन आर साइन ओमेगा टी। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये एम्पलीट्यूड हो गया ना पूरा, ये जो चीज है ये एम्पलीट्यूड हो गया इस इक्वेशन का। अगर आपने थोड़ा सा भी एसएचएम याद होगा तो आप इस तरह से इसको एम्पलीट्यूड बोल दोगे। और ये क्या हो गया, ये हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है साहब, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक क्लोज लूप को रख करके उसको घुमा दें किसी भी तरीके से, तो वहां पे हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि पोटेंशियल और करंट मिल जाएगा। ये जो प्रिंसिपल है ये एकदम उल्टा है किसी भी मोटर का। जैसे मोटर की बात करें, पंखे की, घर में जो पानी की मोटर होती है उसकी, आपकी गाड़ी में जो मोटर लगी हुई है उसकी, उन सब में क्या होता है कि अगर इस लूप में करंट फ्लो करवाया जाए तो ये लूप घूमने लगता है। इसी का उल्टा अगर हम सोचें कि लूप को घुमा दिया जाए तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस उपकरण को, इस सेटअप को कहते हैं जनरेटर।
इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, जनरेटर कहते हैं इसको। ये जनरेटर होता है, हमारे घरों में भी लगा होता है, ठीक है ना। एक तो इन्वर्टर होता है जो बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है, बैटरी चार्ज हो जाती है और वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, दैट इज इन्वर्टर। और ये क्या है, ये है जनरेटर। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो ऑफिसेज होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उनके बाहर इतना बड़ा सा एक बॉक्स लगा होता है, उसमें छोटा सा वो निकला होता है इस तरह का, इस पे लिखा होता है डीजी, डीजल जनरेटर। तो होता क्या है इसमें, इसमें दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है इंजन, इंजन, और साथ में लगा होता है ये ये क्या कहते हैं इसको, जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर के अंदर इस तरह से लूप होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, इंजन इसको घुमाता है। मैंने बोला ना इसको घुमाना है, तो घुमाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, आप इंजन लगा सकते हो, आप हाथ से घुमा सकते हो, हवा विंड टरबाइन जो होती है विंड से घुमा सकते हो, और हाइड्रोस्टेटिक पावर प्लांट होते हैं ना, तो आप पानी गिरा करके ऊपर से पानी गिराओ, गोल गोल घूमेगा, उससे आप जनरेटर को जोड़ दो। कुल मिला के इसको सिर्फ घुमाना है और हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। कौन सा करंट मिला यहाँ पे, यहाँ पे मिला हमें एक ऐसा करंट जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, जो कि वेरिएबल है। तो साहब कितना चेंज हो रहा है, देखिए इस तरह से साइन के हिसाब से चेंज हो रहा है, साइनोसॉइडल वेव है, हम कह सकते हैं इसको साइनोसॉइडल वेव, एक है ना इक्वेशन है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ई को, ई मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, या हाँ पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को टाइम के साथ अगर प्लॉट करना चाहूंगा, तो मुझे इस तरह का एक कर्व मिल जाएगा जो कि आगे तक जाता रहेगा, है ना। लेकिन यही कर्व अगर मैं प्लॉट करना चाहूं करंट के साथ, करंट के साथ, तो ये प्लॉट कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। तो ये करंट के साथ प्लॉट दिखेगा मुझे, ठीक है। तो यहां पे जो प्लॉट मैंने किया ई, और जो ग्रीन वाला है वो है करंट आई। अब समझने वाली बात यह है, क्योंकि देखिए यहां पर हमने कुछ डिवाइड किया है करंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस से, तो थोड़ा सा इसका जो मैग्नीट्यूड है वो पोटेंशियल के मुकाबले कम हो जाता है, बाकी ये वेरी करता है। तो यहां से जो हमें करंट मिला इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट वही होता है जो हमारे घर पे सप्लाई आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो वेरी करता है, हाफ साइकिल में पॉजिटिव, हाफ साइकिल में नेगेटिव, इसे ही अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली वो करंट होता है जिसका जो डायरेक्शन है, या जिसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन साथ के साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। अगर हम बात करें छोटी बैटरी होती है, मैं आपको एक मिनट बैटरी लाके दिखाता हूं। ये जो इस तरह की बैटरी होती है छोटी, जैसे ये 9 वोल्ट की बैटरी है, पता नहीं आपको शायद दिखेगा कि नहीं कैमरा में, 9 वोल्ट की बैटरी है। अब ये बैटरी देती है डीसी, डायरेक्ट करंट। इसमें एक टर्मिनल है जो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जी हाँ, ये छोटा वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये माइक में इनमें लगती है, टॉर्च में, माइक में, मल्टीमीटर वगैरह में इस तरह की बैटरी लगी होती है 9 वोल्ट की, ठीक है। तो ये डीसी करंट देती है। या जो सेल होता है जो हम रिमोट में वगैरह में डालते हैं, या हमारे मोबाइल में जो बैटरीज होती है वो डीसी बैटरी होती है, वो इस तरह का करंट प्रोवाइड नहीं कराती। उसका करंट कैसा होता है, उसका करंट होता है कुछ ऐसा, ऐसा। उसका जो करंट है, उसका जो पोटेंशियल है वो हमें सीधे मिलता है स्ट्रेट, उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती। यहां देखो पोलैरिटी चेंज हो रही है, आधा पॉजिटिव है आधा नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से वो होता है। तो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई है एसी। तो अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम ही यही है, अल्टरनेटिंग करंट। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ के साथ बहुत ही इजी भी चैप्टर है। ऐसा चैप्टर है जो आपको फ्री के 4 नंबर दिलवाएगा अगर आपने ढंग से इस चैप्टर को पढ़ लिया तो समझ के ध्यान से इसको समझो, और सबसे पहले इस चीज को फील करो कि ये करंट कैसे आ रहा है। मैं आपको एक बार और फील करवाता हूं कि अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली आ कैसे रहा है। मान लो कि ये लूप था, ठीक है ना। अब ये लूप है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड था, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये मान लो फील्ड लाइंस या फ्लक्स ऐसे जा रहा है। अभी जैसे ही घूमेगा इसमें से क्या होगा, इसकी पोलैरिटी चेंज होगी। देखो अगर मान लो यहां से करंट क्लॉकवाइज जा रहा था, तो यहां आने के बाद अब करंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इस चीज को मैं आपको लेंज लॉ में समझा चुका हूं, ठीक है ना। आप अगर मैग्नेटिज्म की जाकर के वीडियोस देखोगे तो उसमें लेंज लॉ में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, फेराडेज लॉ में एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट मुझे क्योंकि एसी स्टार्ट करना था इसलिए मैंने एक बेसिक आइडिया मिल जाए आपको जनरेटर का, अल्टरनेटिंग करंट का, इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे वापस से पिक किया और थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन किया, ताकि जो बच्चे इस चैप्टर को देख रहे हैं स्टार्टिंग से, मतलब उन्होंने मैग्नेटिज्म नहीं देखा है, उनको थोड़ा सा इस चीज के बारे में समझ में आ सके। अगर आपको और ज्यादा समझना, आप ईएमआई वाले चैप्टर में जाकर के एक बार देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर करंट की डायरेक्शन डिसाइड होती है।
तो कुल मिला के पोलैरिटी चेंज हो रही है और अल्टरनेटिंग करंट बन रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो कितनी आती है। तो हमारे घर में सप्लाई आती है 220 वोल्ट आती है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, मैं थोड़ी देर के लिए करंट वाले को यहाँ पे, चलिए वोल्ट वाले को आप इससे बना लेता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये रहा, है ना, ईएमएफ बन गया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे ये बताइए कि इसमें 220 वोल्ट कहाँ है। आप कहोगे सर ये जीरो है, ये वी नॉट है या ई नॉट है, जो भी आप कहना चाहो, फिर जीरो हो गया, फिर आगे जाकर के वापस यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 220 वोल्ट कहाँ है, 220 वोल्ट कहाँ एग्जिस्ट करता है, किस पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, आप हमें ये बताओ। तो सोचने वाली बात है कि यार 220 वोल्ट कोई एक पॉइंट पर हो सकती है, पर पूरे टाइम 220 वोल्ट है ऐसा कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये बढ़ रही है, कम हो रही है, और एक सेकंड में ऐसा कितनी बार हो रहा है, वो हो रहा है 50 बार, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक सप्लाई इंडिया में जो आती है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सभी जगह 220 वोल्ट ही काम करता है? जी नहीं, सब जगह 220 वोल्ट काम नहीं करता है। फॉर एग्जांपल मेरा जो मोबाइल है, तो इस मोबाइल में ये चार्जर लगता है, ठीक। अब ये चार्जर लगता है, इस चार्जर पे लिखा हुआ है 0.5 एम्पियर और 5 वोल्ट। आउटपुट जो है इसका लगभग 9 वोल्ट का आउटपुट है इसका, इस भाई साहब का आउटपुट कितना, 9 वोल्ट। तो इस पॉइंट से जब करंट जाएगा ना अंदर, वो जाएगा 220 वोल्ट। आरएमएस होता है, मैं समझाऊंगा अभी क्या होता है। मान लो कि 220 वोल्ट जा रहा है ना यहां से, लेकिन यहां बाहर आने के बाद इस पिन पर कितना होता है, इस पिन पर होगा 9 वोल्ट, जैसा कि इसने बोला है, इस पे लिखा हुआ है, उस हिसाब से बता रहा हूं कि आउटपुट लगभग 9 वोल्ट है, आउटपुट अप्रोक्सीमेट 9 वोल्ट है। तो इस पर कितना आ रहा है, 9 वोल्ट। अब देखो होता क्या है कि इसको सॉकेट में लगाऊंगा, और अगर मैं इस पिन को टच भी कर लूंगा ना, इस तरह से ऐसे लिप्स पे लगा लूंगा, तो भी मुझे झटका नहीं लगता। झटका ना लगने का रीजन क्या है कि यहां पर वोल्टेज कम हो गया है। यहां पे भले ही 220 था, तो अगर मैं इसको सॉकेट में लगा देता हूं 220 पर, तो ये इसके अंदर जो मशीनरी, जो सिस्टम है सेमीकंडक्टर्स वगैरह का, वो इसका वोल्टेज कम करता है। मतलब सेमीकंडक्टर का तो है ही, एसी को डीसी में बदलता है, साथ के साथ इसमें ट्रांसफार्मर भी होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसकी वोल्टेज को कम कर देता है, 220 वोल्ट को 9 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, 9 वोल्ट डीसी में। डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर होता है इसके अंदर। तो इस पूरे सर्किट, इसके अंदर चार्जर के अंदर 2-3 चीजें होती है जो मेन होती है हमारे सिलेबस में जो है। एक तो है ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, 220 को 9 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो हमारी बॉडी को 10-15-20 वोल्ट तक झटका नहीं लगता, हमारी बॉडी सहन कर सकती है उतना झटका। तो यहाँ पर 9 वोल्ट है, तो अगर मैं इसको छू भी लूंगा, ऐसे लिप पे टच कर लूंगा, आप लोग मत करना, लेकिन अगर ऐसे हो भी जाएगा तो भी क्या होगा कि यहाँ पे झटका नहीं लगेगा। तो बेसिकली समझने वाली बात यही है कि 220 कहाँ है। अब बात करते हैं 220 इसमें कहाँ है, तो वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। सबसे पहले 220 वोल्ट को होल्ड करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं पहले, कि हमारे घर पे जो करंट का बिल आता है, लाइट का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, उस बिजली बिल में गवर्नमेंट हमसे किस चीज का पैसा लेती है। तो इसमें 3 ऑप्शन मैं आपको देता हूं। पहला पैसा देते हैं हम करंट का, दूसरा हम पैसा देते हैं वोल्टेज का, तीसरा हम पैसा देते हैं एनर्जी का, और चौथा हम पैसा देते हैं नथिंग, जस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट को अमीर बनाने का। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन आएगा कमेंट करके बताओ। वैसे मैं आपको बताता हूं, हम पैसा देते हैं एनर्जी का। अब आप समझिए कैसे। अगर मैं बात करूं करंट की, ठीक है ना, तो टोटल करंट इस सर्किट में जो हमें मिला, मैं बात करता हूं एवरेज करंट की। एवरेज करंट, देखिए वैसे अगर हम समझें तो करंट की कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, ठीक। जैसे मान लो मैं महीने में, मान लो मैंने 100 रुपया कमाया, तो 1 तारीख को मेरे पास 100 रुपये था, 2 को 90 था, 3 को 80 था, रोजाना 10-10 रुपए में खर्च करता गया। 10 तारीख को मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए, तो एवरेज मेरे पास कितना रहा। तो आप क्या कहोगे, आप सारे अमाउंट्स को ऐड कर लोगे, उसमें 30 का डिवाइड कर दोगे, तो आप कहोगे कि इतना रुपया आपके पास रहा। सिमिलरली यहां पर कितना करंट है, करंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो करंट एवरेज को IAV से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ
ऑल करंट या और वोल्टेज, मैं वोल्टेज लिख लेता हूं dt अपॉन टाइम। तो टाइम के साथ मैंने क्या किया, पूरे वन टाइम मतलब एक साइकिल के लिए 0 से t तक के लिए मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो टोटल पोटेंशियल आ गया। टोटल पोटेंशियल में टोटल टाइम का डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो आई एवरेज फॉर अ कंप्लीट साइकिल जब हम निकालेंगे तो इसकी जगह रखेंगे ई नॉट इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी 0 से t dt अपॉन टी आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे सीधे सीधे टी आ जाएगा। अब समझना ये होगा साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, तो माइनस का कॉस ई नॉट माइनस कॉस ओमेगा को लिखता हूं 2 पाई बाय टी, फिर टी 0 से टी, यहां पर टी था। अब सोचिए जब मैं अपर लिमिट रखूंगा तो यहां हो जाएगा 2 पाई, और जब मैं लोअर लिमिट रखूंगा तो हो जाएगा 0। कॉस 2 पाई और कॉस 0 दोनों 1 ही होता है, और बीच में माइनस है तो कितना हो जाएगा 0। तो मेरे पास आई एवरेज कितना आ गया, आई एवरेज आ गया 0 ओवर अ कंप्लीट साइकिल। आई एवरेज बिकम्स 0। मैं पूरा लिख देता हूं इसको थोड़ा सा, टी अगर मैं रखता हूं माइनस का कॉस 2 पाई, अगर यहाँ पे मैं कैपिटल टी रख दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस कॉस 0। 2 पाई भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। अब समझने, सॉरी आई नहीं है, सॉरी, अरे यार एवरेज, चलिए करंट ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो गलत लिखने में भी कोई परेशानी नहीं है, चीज सेम ही है, करंट ले। तो एवरेज करंट कितना आया मेरे पास, एवरेज करंट आया मेरे पास 0। किसके लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए। आना भी था, क्यों आना था, आधे टाइम तो पॉजिटिव है आधे टाइम नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलाकर के हम ऐड करेंगे तो 0 आना ही था, 0 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट हमसे पैसा लेगी वो करंट का पैसा नहीं लेगी, क्योंकि करंट कितना है, एवरेज एक साइकिल कंप्लीट साइकिल के लिए करंट 0 है। अगर मैं 100 साइकिल यूज करता हूं तो भी 0 है, और 15,000 साइकिल यूज करता हूं तो भी 0 है, 15 करोड़ साइकिल यूज करता हूं तो भी करंट कितना है, 0 है। इन द सेम वे अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, ई एवरेज, तो वो भी 0 आ जाएगा। सेम ही तो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी और ये होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो फुल साइकिल के लिए एवरेज वोल्टेज भी 0 आ जाएगा, तो हम वोल्टेज का पैसा भी नहीं देते हैं, हम पैसा देते हैं एनर्जी का। एनर्जी का क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो होगा क्या कि मैंने मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट में एक रेजिस्टेंस में ये मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, 5 मिनट के लिए किया। कितने मिनट के लिए किया, 5 मिनट के लिए। रेजिस्टेंस था R, यहां तक करंट I, ये था V। तो यहां पे कितना हीट जनरेट हुआ, हीट जनरेट होगा I स्क्वायर आर टी, I स्क्वायर आर टी। इतना हीट जनरेट हुआ टी टाइम के लिए, टाइम 5 मिनट था तो 5 मिनट रख दूंगा यहां पे, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एसी कनेक्ट कर दूंगा, एसी सोर्स। क्या कनेक्ट कर दिया, एक एसी सोर्स। अब रेजिस्टेंस में आप एसी लगाओ कि डीसी, रेजिस्टेंस का काम तो गर्म होने का है, वो गर्म होगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। अब यही फॉर्मूला तो मैं एसी के लिए लगा नहीं सकता, नहीं लगा सकता, लेकिन मैं हीट को तो मेजर कर सकता हूं ना कैलोरीमीटर लगा के, तो मैं हीट कम कर लूंगा और मैं देखूंगा कि डीसी में कितना करंट गया था, डीसी में कितना करंट गया था। जैसे मान लो यहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई 5 जूल, किसमें, डीसी में। डीसी लगाने पर एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई, 5 जूल, ठीक। अब मैं एसी लगाऊंगा, यहां पे एसी सोर्स लगा दिया। अब इस एसी सोर्स से मैं देखूंगा कि भाई 5 जूल एनर्जी कितनी देर में जनरेट होती है। मान लो 5 जूल एनर्जी जनरेट हो गई, तो उस एसी का जो करंट है वो डीसी के बराबर मान लूंगा, या एसी का वोल्टेज भी तो हो सकता है बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो जो एसी का वोल्टेज है वो डीसी के बराबर मान लूंगा। इस तरह से हीट जनरेट कैलकुलेट की जाती है कितनी हुई है, और इसको कंपेयर किया जाता है एसी और डीसी को। जितना एसी में हीट है उतना हीट डीसी में, या डीसी एसी की दोनों की हीट बराबर करते हैं, और दोनों का वोल्टेज
और करंट बराबर मान लेते हैं। बट फुल साइकिल के लिए I और V 0 था, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करता हूं। अगर यही चीज मैं हाफ साइकिल के लिए करना चाहूं, I एवरेज 0 से T/2 I dt इंटीग्रेशन dt 0 से T/2, तो कितना होगा? ये हो जाएगा, सिंपल है, I नोट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt 0 से T/2 अपॉन में T/2 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन T और T/2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई, साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी, और यहां आ जाएगा 2। ओमेगा क्या होता है? अच्छा, यहां रखेंगे 0 से T/2, ओमेगा होता है 2π/T, तो आई नोट अपॉन 2π/T इंटू टी, यहां पे T/2 रखेंगे तो आएगा माइनस का कॉस 2π/T इंटू T/2, फिर माइनस का कॉस 0 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2I/π, ये I एवरेज। हाफ साइकिल के लिए जो I एवरेज आया वो आया 2I/π, ये होता है लगभग 0.63 ऑफ पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू है I एवरेज। तो कहने का मतलब क्या है कि कंप्लीट साइकिल के लिए यहां से लेके यहां तक के लिए एवरेज करंट आया था 0। जब मैंने हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट कैलकुलेट किया तो वो आया 0.63 ऑफ I नोट। तो ये वैल्यू 0 नहीं है। अब हमें ये समझना होगा, जब इसके लिए इतना है तो बाकी हाफ के लिए भी इतना ही होगा। तो एवरेज वैल्यू मेरे पास हाफ साइकिल के लिए नॉन जीरो आई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब मैंने करंट की ये वैल्यू यहां पे रखी तो मेरे पास जो रीडिंग आ रही थी, मतलब एनर्जी का जो वैल्यू आ रहा था वो सही नहीं आ रहा था। कहने का मतलब कि ये जो वैल्यू है वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। फिर इसके लिए एक नया टर्म डिफाइन किया गया, आप इसको ध्यान रखना। फुल साइकिल के लिए 0, हाफ साइकिल के लिए 0.63। 0.63 कहां आएगा? लगभग लगभग इधर आएगा, ये 0.63 ऑफ आई नोट। यहां पर आई नोट होता है, यहां पर आई नोट होता है ना। तो अब क्या किया गया? अब नई एक चीज डिफाइन की गई जिसे कहा गया आरएमएस। आरएमएस वैल्यू डिफाइन की गई। अब ये आरएमएस वैल्यू क्या होती है उसको समझते हैं। देखिए, आरएमएस वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर, ठीक। रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? जैसे हमारे पास मान लीजिए करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है या पोटेंशियल की निकालनी है। यहां पर पोटेंशियल भी आ जाएगा, ई एवरेज आ जाएगा 0.63 ऑफ ई नोट, ये ई एवरेज आ गया। अब मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आरएमएस वैल्यू के निकालने के लिए जैसे ई का निकालना है मान लो, तो मैं लिखूंगा ई नोट साइन ओमेगा टी, ई नोट साइन ओमेगा टी। अब मुझे इसका आरएमएस निकालना है तो मैं उल्टा करूंगा, सबसे पहले निकालूंगा इसका स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा ई स्क्वायर बराबर ई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। स्क्वायर किया। अब मैं करूंगा इसका मीन। इसका मीन निकालने के लिए क्या किया जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई नोट साइन ओमेगा टी डी टी ओवर ए फुल साइकिल, कंप्लीट साइकिल के लिए, अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। ये मीन आ गया। अब इसका कर देंगे रूट, तो इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए। क्योंकि ये हाफ साइकिल के लिए था ना, हाफ साइकिल के लिए हमारे पास आंसर गलत आ रहा है, फुल साइकिल के लिए 0 आ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा मेरे भाई। तो जुगाड़ क्या किया गया? यहां पर वैल्यू निकाली गई, कौन सी? आरएमएस वैल्यू। और जब आरएमएस वैल्यू को सॉल्व किया गया तो हमारे पास आया आई नोट अपॉन रूट 2, ये आ गया आई आरएमएस। अब मैं आपसे पूछूं कि अपने घर पर कितनी करंट आता है, सॉरी कितना वोल्टेज आता है, तो आप बोलते हो सर 220।
वोल्ट। तो ये जो 220 वोल्ट है ना, ये क्या है, ये है हमारी आरएमएस वैल्यू। मतलब क्या है समझो, कि अगर मैं वोल्टेज को इस तरह से बनाऊं, ये, तो इसमें जो ये ऊपर ऊपर जो वैल्यू दिख रही है वो होती है पीक वैल्यू। ये होता है पीक वैल्यू यानी कि आई नॉट। फिर नीचे आएगा 0.63, ये हो जाएगा अपने पास मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। और आरएमएस आता है यहां पे, ये आएगा 0.70 के आसपास ऑफ आई नॉट। ये 0.70 आई नॉट, अरे यार ई है, सॉरी ई, हमने ई लिखा है ना यहाँ पे, ई नॉट बाय रूट 2, यहां पे भी 70 ई नोट, ई नोट, ई नोट, ई नोट। आई नोट का भी सही में आता है आई आर एम एस, आई नोट बाय रूट 2, 0.7 ई नोट। कहने का मतलब क्या है समझो, कहने का मतलब यह है कि जो हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू है वो पीक वैल्यू का 63% है हाफ साइकिल के लिए, और फुल साइकिल के लिए जो आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस, वो पीक का 70% है, 70% पीक का। तो एक तरह की एवरेज ही वैल्यू है, बट इसको एवरेज नहीं बोलेंगे, इसको आरएमएस बोलेंगे, क्योंकि ये रूट मीन स्क्वायर करके निकला है। मीन तो है, मीन तो है, बट हमने स्क्वायर भी किया है, रूट भी किया है, तब जाके मीन निकला है, इसलिए वैल्यू अलग है। बट ये है हमारे पास जो हमारे घर पर आती है 220 वोल्ट आरएमएस। तो 220 वोल्ट वैल्यू क्या है, ये है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वोल्टेज। तो पीक वैल्यू कितनी है, हमारे घर पे जो करंट आता है ना वो होता है आई आर एम एस 220 आई नोट बाई रूट 2। तो आई नोट कितना हो जाएगा, 220 इंटू रूट 2, ये होता है 311 वोल्ट। तो कहने का मतलब हमारे घर पे जो सॉकेट में स्विच में जो करंट आता है उसकी पीक वैल्यू कितनी है, पीक वैल्यू है 311, लेकिन हम बोलते हैं 220 वोल्ट आ रहा है। 220 वोल्ट बेसिकली आरएमएस वैल्यू है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि आपके घर पे कितना वोल्टेज करंट आता है तो आप बोलोगे 220 वोल्ट आरएमएस, आरएमएस बोलना पड़ेगा। अगर आप आरएमएस नहीं बोलोगे तो भैया काम नहीं चलेगा। 220 वोल्ट आरएमएस होता है, एवरेज नहीं होता, पीक भी नहीं होता। पीक कितना है, 311। क्वेश्चन ये भी आ सकता है बोर्ड में, बोर्ड लेवल की बात करें अगर, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि 220 वोल्ट एसी खतरनाक है कि डीसी। तो हम कहेंगे 220 वोल्ट एसी खतरनाक है। क्यों, क्योंकि एसी का पीक वैल्यू कितना है, 311। जबकि अगर 220 वोल्ट डीसी है तो डीसी का 220 वोल्ट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब क्या है, मान लो कि हमारे पास दो करंट्स हैं, उनका हमने सुपरपोजिशन किया। जैसे मान लो एक था I1 था, I1 था I1 साइन ओमेगा टी, एक करंट था, है ना, और एक करंट था I2 साइन ओमेगा टी, इसको बी कह दो, इसको ए कह दो। अब आया कि भाई आई ए प्लस आई बी कितना होगा, तो होगा I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं। साइन नहीं तो कॉस लिख दो, कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन है इसका आरएमएस कितना होगा, I2 है ना यहाँ पे आरएमएस, तो इसका आरएमएस होगा अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2। ये बहुत कुछ कैसा है, एसएसएम जैसा ही है ना, सुपरपोजिशन ऑफ एसएसएम है, वैसे ही कुछ है। एक और देखते हैं, जैसे मान लो आई आ गया हमारे पास I1 प्लस I2 साइन ओमेगा टी। अब क्या होगा, अब होगा इसमें आई आरएमएस निकालना है, याद रखना है सीधे I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2। ऐसे आई की जगह वी भी हो सकता था, मान लो वी होता V1 प्लस V2 साइन ओमेगा टी, तो कैसे लिखते हैं वी आर एम एस, अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर बाई 2, V2 स्क्वायर बाई 2, इस तरह से लिख सकते। जैसे मान लो आता I इज इक्वल्स टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस I3 साइन
3 ओमेगा टी, ऐसा आता है। इसका आरएमएस निकालो। प्लस का एक मान लो I4 अकेला है, तो इसका जो आई आरएमएस आएगा कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर बाई 2। देखो जो एसएचएम वाला है, ठीक है ना, जिसका फेज चेंज हो रहा है, जो कह सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये डीसी है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ये अल्टरनेटिंग है, तो उसमें स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I3 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जितना भी आएगा डैश डैश प्लस I4 स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आरएमएस निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस ईयर का। अब जैसे क्वेश्चन आया हुआ है ईयर 2027 में आया हुआ है, 27 नहीं सॉरी ये आया हुआ है, हाँ 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था I इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 42 साइन पाई टी बाई टी प्लस 10। पूछा था इसका आरएमएस कितना होगा, इसका आरएमएस कितना होगा। तो आरएमएस निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ, ये एसएचएम वाला है मतलब ऑल्टरनेटिंग है, तो इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 42 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 10 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 42 स्क्वायर हो जाएगा 42 अपॉन 2 प्लस 100, कितना हो जाएगा ये 42 का 1, ये हो जाएगा 21 प्लस यानी कि 11 एम्पियर आ जाएगा आरएमएस वैल्यू। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, देखो ऐसे एक ये क्वेश्चन है, ये आया था 2024 में, इसमें आरएमएस पूछा, तो आई आरएमएस निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ दिस यानी कि 6 स्क्वायर प्लस रूट 56 का स्क्वायर अपॉन 2, तो हो जाएगा 36 प्लस 56 अपॉन 2 56 यानी कि 28 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 28 प्लस 36 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 का 4 हासिल का 1 6 8 एम्पियर। ये 8 एम्पियर इसकी आरएमएस वैल्यू हो गई। तो इस तरह से क्वेश्चंस हमें यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। चलिए आगे चलते हैं।